रेवती मैया की, बांके बिहारी लाल की, बरसाने वाली की, गोवर्धन महाराज की, भारत माता की जय भीम। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 20-25 मिनट हम सब अपनी व्यक्तिगत वार्ता से दूर रहेंगे। विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर ललित मोहन शर्मा जी, बड़े भाई जिनको मुझे पिछले 25 साल से मार्गदर्शन प्राप्त होता है, जैसे डॉक्टर अजय शर्मा जी, SK राय जी, VK गोस्वामी जी, विद्यालय के आचार्यगण, शिक्षक बंधुओं, बहनों, विद्यार्थी, कोई बात नहीं, हम बैठ जाएंगे, हम ये बातें नहीं करेंगे। 2 मिनट बाद बातें बंद हो जाएंगी। हमारे जितने भी भगवान हैं, उन भगवानों के साथ कोई ना कोई एक पशु या पक्षी जुड़ा हुआ है, और वो पशु या पक्षी उस भगवान की नेचर के साथ मेल खाता हुआ होता है। अगर आप डिस्कवरी चैनल देखेंगे या जो चैनल्स पशु पक्षियों की साइकोलॉजी पर स्टडी करते हैं, उनको अगर आप देखेंगे तो सबकी अपनी अपनी नेचर है। जैसे शेरों की अपनी साइकोलॉजी, शेरों की साइकोलॉजी क्या है कि 30 किलोमीटर के दायरे के अंदर कोई दूसरा शेर नहीं घुसना चाहिए। अगर शेर की 30 किलोमीटर के दायरे में कोई दूसरा शेर घुसता है तो वो शेर पागल हो गया। दूसरी शेर की साइकोलॉजी क्या है कि शेर 24 घंटे में से 18 घंटे सोता है। शेर कभी शिकार नहीं करता जीवन में, शिकार हमेशा शेरनियां करती है। शेरनी जब शिकार कर देती है और शिकार सामने होता है तो शेरनी और उसके शावकों की हिम्मत नहीं होती कि उस शिकार को खा सकते। वो चुपचाप शेरनी अपने दोनों बच्चों के साथ बैठ जाएगी, शेर आएगा, उस शिकार को खाएगा। जब उसका पेट भर जाएगा तब शेरनी और उसके दोनों बच्चे उसको खाएंगे। और इस बीच में अगर शेरनी ने, बच्चों ने शिकार की तरफ देख भी लिया तो शेर उनको मार देता। इसी तरीके से दीमक की एक साइकोलॉजी होती है। दीमक रात को जो बल्ब पे आ जाती है। हाथियों की अपनी समाज व्यवस्था होती है, चींटियों की अपनी समाज व्यवस्था होती है, मधुमक्खियों की अपनी समाज व्यवस्था होती है। मधुमक्खियां 4 प्रकार की होती है, अधिकतर सारे 4 प्रकार के होते हैं। अगर आप मधुमक्खी के छत्ते पे हाथ डालो तो आपको जो डंक मारने वाली मधुमक्खी है उसको कहते हैं सैनिक मक्खी। और जो सैनिक मक्खी है वो कभी भी मधु इकट्ठा करने नहीं जाती। जो मधु इकट्ठा करने जाती है वो लेबर मक्खी होती है। और सैनिक मक्खी और सेवक मक्खी, इन दोनों का बच्चों के पैदा करने में कोई योगदान नहीं। एक रानी होती है और 8 निखट्टू होते हैं, और उनमें से एक निखट्टू बाकी 7 को मार देता है और एक जिंदा है। इसी तरह ये जो मूंगा होता है समुद्र में, मूंगे की भी अपनी समाज व्यवस्था होती है, और इतना ताकतवर ये मूंगा होता है कि शिप को भी पलट देता है। तो हर किसी की अपनी समाज व्यवस्था होती है, और समाज समय समय पर अपने अंदर बदलाव लाता। इसी मथुरा में कृष्ण जी का जन्म हुआ 5132 साल पहले। महाभारत हुई, और महाभारत के बाद कृष्ण जी भी चले गए, और जिस दिन कृष्ण जी चले गए उस दिन से कलयुग की शुरुआत हुई।
क्योंकि महाभारत में इतने सारे लोग मारे गए थे कि 2500 साल तक इस देश में कोई लड़ाई नहीं हुई। 2563 साल पहले आज से एक व्यक्ति पैदा होता है और उसका नाम है महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध इसलिए पैदा होते हैं और उनसे 29 साल पहले महावीर स्वामी पैदा होते हैं। एक कालखंड में एक जैसे महापुरुष पैदा होते हैं। अगर गांधी पैदा होते हैं तो उसके आसपास गुरुजी पैदा, डॉक्टर हेडगेवार पैदा होते हैं, डॉक्टर अंबेडकर जी पैदा होते हैं। एक कालखंड में एक जैसे महापुरुष पैदा होते हैं। तो जब महावीर स्वामी पैदा होते हैं तो उसी कालखंड में महात्मा बुद्ध जी भी पैदा होते हैं। महात्मा बुद्ध क्यों पैदा होते हैं? महात्मा बुद्ध इसलिए पैदा होते हैं कि महात्मा बुद्ध को अगर एक शब्द में समझना हो तो महात्मा बुद्ध को कहेंगे करुणा, महात्मा बुद्ध को कहेंगे दया, महात्मा बुद्ध को कहेंगे शांति। जिनको शांति की खोज करनी हो, जिनके अंदर करुणा भाव ज्यादा हो, वो महात्मा बुद्ध के अनुयायी बनेंगे ही। तो महात्मा बुद्ध क्यों पैदा होते हैं उसके पीछे कारण ये है, महावीर स्वामी पैदा क्यों होते हैं इसके पीछे कारण ये है कि उस समय के लोग ज्यादा शिकार करते और सारा का सारी सोसाइटी शिकार नहीं करती थी। जिस तरीके से मधुमक्खियों में एक समाज व्यवस्था होती है उसी प्रकार यहाँ के जीवन में भी एक समाज व्यवस्था थी और उसमें कुछ लोगों को अंदर किलिंग इंस्टिंक्ट पैदा करनी थी, क्योंकि भारत पर लगातार आक्रमण होते थे और चोर को और डकैत को मारा ही जाता है, आक्रमणकर्ता को मारा ही जाता है। मारने के लिए किलर इंस्टिंक्ट पैदा होती है और वो पैदा होती है शिकार से। तो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी इस बात से खफा थे और इस बात से कहते थे कि भाई जीवों पर दया करो, जीवों को मत मारो। सत्य, और ये सत्य की और करुणा की आपस में लड़ाई थी। तो सत्य क्या है? यत् प्रत्यय तत् ब्रह्मांडे, जो मुझ में है वो तुझ में है। माने नामदेव का उदाहरण आता है, उनकी कई कहानियां हैं कि जो मेरे अंदर बैठा है वही तेरे अंदर बैठा है, वही एक चींटी के अंदर बैठा है, वही हाथी के अंदर बैठा है। तो यत् प्रत्यय तत् ब्रह्मांडे। लेकिन इधर देखिए, कोई बात नहीं, अगर आप बोलेंगे तो फिर मेरे आना बेकार, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसको समझना बहुत। और इस देश में प्रॉब्लम क्या है कि इस देश में विषयों को नहीं समझा जाता, इस देश में विषयों के एक एस्पेक्ट को समझा जाता है और इसलिए महापुरुषों के साथ अन्याय होता है कि हम उस महापुरुष के जीवन के एक पक्ष को देखते हैं। जैसे डॉक्टर ललित मोहन शर्मा जी का अगर पूछे क्या है कि प्राचार्य है, तो ये प्राचार्य है, ये बात तो सत्य है, लेकिन ये इनके जीवन का एक पक्ष है, इसके अलावा आपके जीवन के और भी पक्ष होते हैं। तो इसलिए पूरे के पूरे विषय को समझने के लिए आप लोगों का शांत रहना अगले 15-20 मिनट जरूरी है। तो महात्मा बुद्ध पैदा होते हैं कि इसलिए कि लोगों को शिकार करना बंद कर देना चाहिए। लोगों ने बात मानी, महात्मा बुद्ध के पीछे पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो गया। काशी के कुछ ब्राह्मणों को छोड़कर और महाराष्ट्र के छोटे से चित्पावन ब्राह्मणों को छोड़कर हिंदुस्तान में एक भी सनातनी नहीं बचा था। इवन मथुरा में एक भी हिंदू नहीं बचा था। महात्मा बुद्ध के बाद मथुरा में एक भी मंदिर नहीं बचा था। मथुरा में मंदिरों में पूजा करने वाला एक ब्राह्मण नहीं बचा था। सारे के सारे महात्मा बुद्ध के पीछे हो गए थे और महात्मा बुद्ध को अपना भगवान मान लिया था। अपना 10वां अवतार उनको कहा जाता, वो 10वें अवतार। महात्मा बुद्ध के बाद इस देश में जो परिस्थिति बनी और आक्रमण हुए, उसके बाद सबसे बड़ा आक्रमण 712 में मोहम्मद बिन कासिम का है। उसके बाद 1757 तक, प्लासी के युद्ध तक, उनके किसी के कभी गुलाम वंश, कभी खिलजी वंश, कभी सैयद वंश, लोधी वंश, मुगल वंश, फिर ये वंश, फिर वो वंश, कुल मिलाकर 1757 तक चलता रहा प्लासी के युद्ध। प्लासी के युद्ध से 1757 से लेकर 1947 तक अंग्रेज 190 साल इस देश में रहे। उस समय की अपनी परिस्थितियां थी और अंग्रेजों के सामने अपने अलग लक्ष्य थे। अंग्रेजों द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को बांटना चाहते थे, डिवाइड एंड रूल की उनकी पॉलिसी थी। और
किताबों में आज तक जितनी भी किताबों में आपने पढ़ा होगा कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पर, भारत पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ है, ये सत्य तो है लेकिन पूरा सत्य नहीं, आधा सत्य है और आधे से भी आधा सत्य। भारत पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पर बिल्कुल नहीं हुआ था। भारत पाकिस्तान का बंटवारा भारत के व्यापार को रोकने के लिए भारत की पश्चिम सीमा पर एक दीवार खड़ी करने के लिए हुआ था। और भारत का पाकिस्तान का नक्शा देखेंगे तो भारत में व्यापार के दो रूट थे, एक अफीम रूट था और एक सिल्क रूट था। तो अफीम रूट को रोकने के लिए, बाधित करने के लिए जो उज्जैन से लेकर काबुल होते हुए लंदन तक जाता था, उसको रोकने के लिए पाकिस्तान का निर्माण हुआ। और एक रूट जो ढाका से लेके और तिब्बत की राजधानी ल्हासा से होते हुए, अफगानिस्तान से होते हुए लंदन तक जाता था, उसको सिल्क रूट कहते थे, उसको भी रोकना था। तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी में अंग्रेज इस मामले में तो कामयाब हो गए कि वो भारत के पश्चिम सीमा पर पाकिस्तान नाम की एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी कि भारत का व्यापार ही न हो पाए। और एक और नया देश बनाना चाहते थे अंग्रेज, जिसको आज गिलगित बाल्टिस्तान कहते हैं, जिसको पीओके कहते हैं, जिसको गुलाम कश्मीर कहते हैं, क्योंकि उस समय मास्को से लेकर दिल्ली तक एक रेलवे लाइन बिछनी थी। और जिस गैस सिलेंडर का आज रोना रोया जाता है, उस गैस सिलेंडर को भरने के लिए मास्को से लेकर दिल्ली तक एक पाइपलाइन बिछनी थी 1947 भारत के आजाद होने के बाद। तो मास्को से लेकर दिल्ली तक रेलवे लाइन न बिछ जाए, मास्को से लेकर दिल्ली तक कोई पाइपलाइन न बिछ जाए, इसलिए एक और नया देश बनाना चाहते थे और एक दीवार खड़ी करना चाहते थे। तो नया देश तो नहीं बना पाए, लेकिन एक दीवार खड़ी जरूर कर दी कि भारत का व्यापार ना हो पाए, भारत को मास्को के साथ संबंध ना हो पाए। तो भारत की उस समय की परिस्थितियां थी और एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत उन्होंने मुस्लिम नेता खड़े किए और दूसरे नेता भी खड़े किए और उसके अलग अलग पक्ष बताए गए। लेकिन अंबेडकर जी का जो असली पक्ष भारत के सामने, भारत के बच्चों के सामने आना चाहिए था, वो अंबेडकर जी का पक्ष भारत के बच्चों के सामने नहीं आ पाया। ये बात 100% सत्य है कि उस समय छुआछूत थी और अंबेडकर जी छुआछूत के विरोधी थे। ये बात भी सत्य है कि संविधान की जो मसौदा समिति थी उसके वो अध्यक्ष थे। लेकिन इसके अलावा भी अंबेडकर जी थे। अंबेडकर जी ने जैसे 32, किसी बच्चे ने बोला 26 डिग्रियां, कुल मिलाकर उनके पास 32 डिग्रियां थी। और जितनी भी डिग्रियां उनके पास थी, उनके पास डिग्री बीए, एमए, पीएचडी, पहले बीएससी, फिर एमएससी, बीएससी के बाद एमएससी और फिर बैरिस्टर के बाद में डीलिट और फिर बाद में बीएससी और एलएलबी जो ये मानद उपाधि थी बाकी दोनों। तो अगर पूरे के पूरे उनके डिग्रीज को देखो और उन्होंने जो 14 किताबें लिखी हैं, जो बड़ी उनकी जो 14 किताबें हैं, उनको अगर आप पढ़ो तो पहली किताब तो जरूर है कास्ट इन इंडिया, लेकिन जो उनकी दूसरी किताब है प्रॉब्लम ऑफ रूपी, तो अगर उनके और उनकी 14 किताब लास्ट तक जो सारी 14 किताब उनको देखो तो जो छुआछूत के बारे में और अस्पृश्यता के बारे में जो किताबें लिखी हैं वो उनके जीवन का 25% है और 25% उनका संविधान के बारे में। जैसा भाई साहब ने भी जिक्र किया, राय साहब ने भी जिक्र किया कि जब संविधान के बाद जो संविधान समिति से पहले जब वो भारत के कानून मंत्री हैं 1951 में, और उन्होंने जो संसद से इस्तीफा दिया है कानून मंत्री से, वो किस विषय पे दिया है? इस विषय पे दिया है कि वो भारत में एक एक्ट लाना, बिल पास कराना चाहते थे। और वो बिल क्या था? जिसको हिंदू कोड बिल, जिसको आज समान नागरिक संहिता के नाम से जाना जाता है। दूसरा विषय क्या था? वो 370 के विरोध में थे, हिंदू कोड बिल के वो पेश नहीं होना देना चाहते थे संसद में, और इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वो एक रुपए की और उनकी किताब जो कार्ल मार्क्स और बुद्धा, इसके बीच में जो लिख रहे हैं, कार्ल मार्क्स को वो क्यों
पढ़ रहे हैं, रुपीस को डॉलर को क्यों पढ़ रहे हैं? वो उनका जो बीए के, एमए के, डीएससी के, डीलिट के जो सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक्स है, और उस पक्ष को उनके को छोड़ा जा रहा है। उनका 25% गरीबी पे वो चर्चा कर रहे हैं, वो बेरोजगारी पर चर्चा कर रहे हैं, वो कानून पर चर्चा कर रहे हैं। तो अंबेडकर जी क्यों, अगर उनकी सारी डिग्रीज आप देखो, सारी की सारी बुक्स आप पढ़ो, तो आप ये पाएंगे कि उनकी जिंदगी के डायमेंशंस बहुत बड़े थे, और उनको अभी समझना बाकी है। उन पर असली पीएचडी होनी बाकी है कि अंबेडकर जी वास्तव में चाहते क्या थे। अंबेडकर जी एक राजनेता भी थे। 1942 में तो उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना ली थी, और उससे पहले जो फेडरेशन से वो चुनाव लड़े थे उसमें उनके 15 साल सेंट्रल कमेटी में 15 लोग भी उनके जीते थे। तो उनके जीवन के सारे पक्षों को समझना होता क्या है। मैं बहुत छोटा था तो एक किताब आती थी सरिता, और सरिता में एक कॉलम आता था, हिंदू धर्म के पथभ्रष्ट तुलसीदास। तो तुलसी के बारे में एक छवि बनाने का प्रयास, इसी प्रकार की जो महापुरुष है वो गढ़े जाते हैं। जैसे अभी मैं पूछूं आपको, लक्ष्मीबाई का नाम लूं मैं आपको, तो आप तुरंत कहेंगे वो अंग्रेजों से लड़ी थी। मैं पूछूं उनका बच्चा था पीठ पर बंधा हुआ, तो आप सब कहेंगे यार बंधा हुआ था। मैं पूछूं नाम क्या था, फिर उस बच्चे का क्या हुआ, वो बच्चा किसने पाला, तो वो पक्ष छूट गया। तो किसी की भी एक छवि तो सामने आती है। जैसे राय साहब ने बोला कि भाई उनके जो गुरुजी थे माधव अंबेडकर जी, जिन्होंने पढ़ाया उनको। दूसरा, गायकवाड़ जी ने बीए उन्होंने 1915 में की, तो बीए करने के बाद जो उनको विदेश के एमए करने के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भेजा गया, तो गायकवाड़ उनको वजीफा दे रहे हैं। फिर उनकी पत्नी की डेथ हो गई, और पत्नी के बाद जो दूसरी पत्नी नर्स उनके साथ रहती थी, और उन्होंने लोग उन पर कमेंट करने लगे, तो 10 साल तक नर्स साथ रही, और बाद में फिर लोगों की बातों से बचने के लिए उसी नर्स सविता जी से, डॉक्टर सविता जी से शादी की, तो उनके जीवन का वो पक्ष छूट गया। और सविता जी के उनके आपसी जो संवाद है, सविता जी के बारे में उन्होंने अपनी किताब में क्या लिखा है वो लोगों ने पढ़ा नहीं है। तो लोग हिंदुस्तान में इधर सुना इधर बोला, ये इसके कारण अंबेडकर जी का पूरा जीवन अभी हिंदुस्तान के बच्चों के सामने आना बाकी है। क्योंकि व्यक्तित्व जब गढ़े जाते हैं तो व्यक्तित्व में उनका हम एक पक्ष लेते हैं। जैसे पेंटागन टैंक के आगे अब्दुल हमीद लेट गए, पेंटागन टैंक को उड़ा दिया। अब अब्दुल हमीद कौन थे, वो परिस्थिति क्या थी, वो उस समय पेंटागन टैंक कहां से आ रहे थे, वो कैसे उड़ रहे थे, कौन से बॉर्डर पे थे, ये पक्ष छूटता है। तो अंबेडकर जी को समझना है, अंबेडकर जी को पढ़ना है। उनका वो जब कानून मंत्री थे उन्होंने क्या क्या किया, उनकी सारी किताबों को पढ़ना है। उनकी डिग्री उन्होंने ये डिग्री क्यों ली, बाकी डिग्रियां भी ले सकते थे, ऐसा क्यों किया उन्होंने। तो अंबेडकर जी लड़ रहे थे, और अंबेडकर जी उस समय की जो परिस्थितियां थी, जो छुआछूत थी, उससे भी एक साथ लड़ रहे, और राजनीति से भी एक साथ लड़ रहे, और तीसरे जो पक्ष था अंग्रेजों से भी एक साथ लड़ रहे। अंग्रेजों से जो लड़ रहे हैं वो अंबेडकर जी का वो पक्ष अभी सामने नहीं आता है, उसके बारे में चर्चा नहीं होती है। फिर तीसरा, इधर तो पाकिस्तान बट गया, और इधर एक तो नए देश बनाने की तैयारी चल रही थी, और उस समय ये जो जैसे एक जिस देश का नाम तिब्बत है, वो तिब्बत से होकर जो रास्ता जाता है सिल्क रूट, वो एक नया देश जो बनने वाला था, जिसको आउटर तिब्बत के नाम से बोले जाना शुरू हो गया था इस देश में। उस समय अम्बेडकर जी क्या सोच रहे हैं, अगर अम्बेडकर जी को किसी ने समझा है अम्बेडकर जी को, तो वो नरेंद्र मोदी जी ने समझा है। नरेंद्र मोदी जी ने अम्बेडकर जी के जो 5 महत्वपूर्ण, जैसे 14 में उन्होंने शपथ ली मई में, और 15 में 14 अप्रैल को जो उनका पहला भाषण है उसमें कहते हैं कि मैं जो कुछ भी हूँ आज तक वो डॉक्टर अम्बेडकर जी के कारण हूँ।
और अंबेडकर जी के जो जीवन के 5 महत्वपूर्ण स्थान हैं, जो महू का हो गया, दीक्षा भूमि नागपुर हो गई, मुंबई हो गया, लंदन में जहाँ जिस घर में वो रहे थे, और दिल्ली में जिस घर में उनके अंतिम सांस ली थी, उनको पंचतीर्थ उन्होंने घोषित किया है। तो आज के डॉक्टर अंबेडकर जी के इस जयंती के उपलक्ष्य में जब हम यहाँ सब एकत्रित आए हैं, तो हम एज होल अंबेडकर जी को समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम केवल उनके जीवन के एक पक्ष को ही लेकर चलेंगे तो उनका जो आर्थिक पक्ष है, जो बेरोजगारी के बारे में पढ़ रहे हैं, कार्ल मार्क्स को पढ़ रहे हैं, कार्ल मार्क्स को शायद इसलिए पढ़ रहे होंगे कि उनके भी 4 बच्चों की डेथ हुई है, कार्ल मार्क्स के भी 4 बच्चों की डेथ हुई है। कार्ल मार्क्स जिस परिस्थिति से गुजरे हैं, जिस गरीबी से गुजरे हैं, उस गरीबी से अंबेडकर जी भी गुजरे हैं। फिर उस समय 1917 में रूस आज़ाद हुआ है, तो 17 में रूस का प्रभाव पड़ रहा है, और रूस जो आज़ाद हुआ कार्ल मार्क्स के कारण हुआ है। तो कार्ल मार्क्स के विचारों के लोगों के कारण हुआ है। तो रूस का एक प्रभाव दुनिया में है, उसको भी वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग अंग्रेजों से लड़ रहे थे वो प्रो रूस हो रहे थे, तो वो लोग सोचते थे 1917 से लेकर 1947 तक के जो 30 साल हैं, उसमें अगर ये देखा जाए अम्बेडकर जी जो कर रहे हैं, तो ये जो लोग भी अंग्रेजों के खिलाफ हैं वो रूस की तरफ देख रहे हैं। तो अम्बेडकर जी को हम सब बच्चों को, जो कॉलेज की अपनी लाइब्रेरी होगी, अम्बेडकर जी की जो 14 प्रमुख किताबें हैं उनको पढ़ना है। उनके जीवन का जो अपना व्यक्तिगत पक्ष है उसको पढ़ना है, उनके बच्चों के बारे में, उनसे पहले उनके जो भाई बहन के बारे में, उनके माता पिता के बारे में, उनके गुरु जी के बारे में पढ़ना है, और उनका जो योगदान इस देश के हुआ है। क्योंकि अगर मुझसे कोई पूछे डॉक्टर अंबेडकर जी का सबसे बड़ा योगदान, और आज 2023 में तो इस बात को नहीं माना जाएगा, लेकिन 2123 और 2223 के जो बच्चे होंगे अंबेडकर जी को इस बात के लिए धन्यवाद देंगे कि अंबेडकर जी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत जिस तरीके से पाकिस्तान बना के खड़ा कर दिया गया, उस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत एक नया देश बनाने की जो साजिश थी उसमें नहीं आए। और जो भारत पर अंबेडकर जी का सबसे बड़ा एहसान है, किसी मुस्लिम, किसी ईसाई के बहकावे में नहीं आकर वो भारत की ही धर्म, भारत की ही जो परंपरा, महात्मा बुद्ध के वो अनुयायी बने, ये भारत पर अंबेडकर जी का सबसे बड़ा एहसान है। और इस एहसान को आने वाली 100, 200, 300, 400 साल वाली पीढ़ियां तब समझेंगी जब अंबेडकर जी के इन कार्यों के कारण जो भारत की जियोग्राफी और भारत की जियोपॉलिटिक्स पर जो प्रभाव पड़े हैं अंबेडकर जी के कारण, उसको समझना होगा। और मैं अंबेडकर जी का हमेशा इसलिए आभारी रहूंगा, और मैं सबको ये बताता रहूंगा कि हमें अंबेडकर जी का एहसानमंद होते रहना चाहिए, क्योंकि वो जिस तरीके से अंबेडकर जी ने एक किताब भी लिखी है, राणा डे गांधी जिन्ना, उस किताब को आप पढ़ेंगे। अंबेडकर जी ने एक किताब लिखी है द स्टेट ऑफ माइनॉरिटीज, उस किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ये पाएंगे कि किस प्रकार वो महिलाओं के हक में, द स्टेट ऑफ माइनॉरिटीज में महिलाओं के हक में विमेन एम्पावरमेंट की जो आज बात चलती है, उसको उन्होंने उस समय आज से 80 साल पहले द स्टेट ऑफ माइनॉरिटीज में लिख दिया है। और उन्होंने हदीस में जो लिखा है महिलाओं के बारे में, हदीस जो आदेश करता है उसको स्टेट ऑफ माइनॉरिटीज में उन्होंने लिख दिया है। और पार्टीशन पे भी उनकी 3 किताबें हैं, भारत पाकिस्तान बंटवारे पर उनकी 3 किताबें हैं, उनको बारे में चर्चा इस देश में नहीं होती। गांधी जी के बारे में उनकी 2 किताबें हैं, कांग्रेस के बारे में उन्होंने जो अपनी अंतिम किताब कांग्रेस पर लिखी है उसको है, और उन्होंने भारत की फेडरेशन और फ्रीडम के बारे में उनकी किताब है। तो ये किताब, तो अंबेडकर जी को समझना अभी बाकी है। आप सभी बच्चे हो, 14 अप्रैल हम उनकी जयंती मनाते रहेंगे, लेकिन हम सिर्फ उतना ही नहीं बोलेंगे जितना बाकी बोलते हैं। हम उनके जीवन को, उस पक्ष को भी समझते रहेंगे जिसको अभी तक नहीं समझा गया, जो अभी अंधेरे में था। आप सब लोगों का बोलने का बड़ा मन था, आप लोगों का मोबाइल चेक करने का मन था, उसके बावजूद भी आप लोगों ने बड़ी धैर्य से मुझे सुना। आप सबका मैं आभारी हूँ। डॉक्टर अजय शर्मा ने मुझे बुलाया, प्रिंसिपल साहब ने मुझे बुलाया, मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की
धन्यवाद आदरणीय त्यागी जी, आपने अपने ज्ञान और अनुभव से हम सभी को लाभान्वित किया। इसी श्रृंखला में मैं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर अजय शर्मा जी से अनुरोध कर उद्बोधन से हम सभी को लाभान्वित करने का कष्ट करें। आप राष्ट्रपति पदक प्राप्त है और देखिए, सम्मानित मंच, मेरे साथी सारे प्रवक्ता, बंधु बहने और होनहार बच्चे, 35 साल एक सीबीएसई के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में रहने का मुझे मौका मिला है, लेकिन अध्यक्षता करने का मौका मुझे बहुत कम मिला है। आज डॉक्टर ललित जी ने मुझे अध्यक्षता करवाई है। अध्यक्ष की सबसे बड़ी परेशानी तो ये है, सबको जो है बड़े ध्यान से सुनना पड़ता है, और उससे अपेक्षा ये भी है कि वो बोले लेकिन बिल्कुल छोटा बोले, क्योंकि सब लोग सुनते सुनते पूरा टाइम बिता चुके होते हैं। मैं अध्यक्ष की और अध्यक्षता की मर्यादा जरूर जानता हूँ, भले ही रहा कभी नहीं। आज बहुत अच्छे प्रकार से एक क्लासरूम में जिस प्रकार बच्चों से बातें की जाती हैं, वैसा माहौल यहाँ पर रहा है, जिसमें बीएड के बच्चे भी हैं, एलएलबी के भी हैं, और इस सब के लिए धन्यवाद देने की आवश्यकता है। तो उनका जो स्टाफ है, जो प्यार से उन्हें रखते हैं, उन्हें और उनके जो प्रधानाचार्य हैं, जो उनके सुनहरे भविष्य की योजनाओं में तल्लीन रहते हैं, ऐसे एक घंटे वो बैठते कभी मैंने देखी नहीं। समारोह से दूर रहते हैं, हाँ भागादौड़ी करते रहते हैं, कभी प्लम्बर को फोन, कभी किसी को फोन, कभी किसी को फोन, कभी मैकेनिक को फोन। और उनसे जब मैं इनके चैम्बर में आता हूँ तो ऐसे लोगों से ये बहस करते हुए दिखते हैं। ऐसे प्रधानाचार्य आपके भविष्य संभाल रहे हैं, ऐसी घोषणाएं श्री बालकृष्ण जी ने की भी है। देखिए, आपको मालूम है कि पहले तो हम पंचिका और अपना बिटिया ने जो बातें रखी हैं उसे हम दोहरा दें। B.R. अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर, पी से क्या बनता है, आर से क्या बनता है, हम सब जानते हैं। जानते हैं? यस नो? हाँ, मैं यस को सुधार दूं। बी से भीम, आर से राव, ये B.R. अम्बेडकर नहीं है। जैसा इन दोनों बच्चों ने बोला था, भीमराव रामजी अम्बेडकर, ये उनका पूरा नाम है। महाराष्ट्र में ये परंपरा है, पहले खुद का नाम, फिर पिता का नाम और फिर गोत्र। तो भीमराव उनका नाम था। राव का मतलब है जी, जैसे डॉक्टर ललित जी यूपी में बोला जाएगा, महाराष्ट्र में डॉक्टर ललित राव, राव का मतलब जी। भीमराव यानी भीम जी, ये उनका नाम। राम जी उनके पिताजी थे, आर से। B.R. अम्बेडकर, भीमराव रामजी अम्बेडकर। महाराष्ट्र में हालांकि ये महू इंदौर के पास में उनका जन्म हुआ था, लेकिन इनके पिताजी जो सूबेदार थे वो अंबाबाड़ी एक गांव है, वहां के रहने वाले थे, जिसके नाम से अम्बेडकर पड़ा। तो आप जरा पूरा नाम लीजिए। मैंने आग्रह किया था इस बैनर पे लिखा जाए, वो रह गया, लेकिन आप ले लीजिए मेरे पीछे पीछे। भीमराव रामजी अम्बेडकर। जैसे दोनों बच्चों ने कहा, और इन्होंने कहा इसका मतलब खिचड़ी का एक चावल देखा जाता है, गला नहीं गला। मुझे लगता है सब बच्चों को ये नाम मालूम होगा। आगे जीवन में इस नाम को आप बोले जगह जगह, मेरी ये अपेक्षा है। दूसरे, आपको मालूम है भारत चांदी की चिड़िया था, सोने की था मालूम। आपको मालूम है भारत इकोनॉमिक्स का टीचर था, चाणक्य विष्णुगुप्त। क्या था?
बच्चे बोले भारत क्या था? बच्चे बोले। अच्छा, आप तो बच्चे ही हो। देखिए, भारत विश्वगुरु था, भारत सोने की चिड़िया था, ये आप सबको मालूम है। लेकिन ऐसे लोग जो भी होते हैं, उन्हें विदेशी लोग जो आगे बढ़ने की कामना रखते हैं, बढ़ रहे होते हैं, वो उनसे जलते हैं। इसलिए सारा विश्व एक तरफ, जिन्हें हमने ज्ञान दिया, वो सब हमारी